नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज हम जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का जो पेपर हुआ था वो हम देखेंगे। उस पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है 3 अप्रैल को, उसके क्रम में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। आप हमारी फ्री प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल, उसने अभी एक एमओयू को है उसको अप्रूव किया है। इंडिया और वो आपको बताना कौन सी कंट्री के साथ उसको अप्रूव किया हुआ है अंतरिक्ष के पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण यूज़ के लिए। श्रीलंका, वियतनाम, भूटान, थाईलैंड। तो ये भूटान के साथ किया इन्होंने, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रधान पोर्टल के बारे में पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। प्रधान पोर्टल किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? डीआरडीओ, यूपीएससी, इसरो या यूजीसी। तो अगर हम देखें तो ये इसरो से रिलेटेड है। प्रधान पोर्टल में होगा क्या, जो भी इसरो के मिशन है, जैसे चंद्रयान का जो मिशन है, उससे जो भी डेटा अंतरिक्ष से हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको पब्लिक डोमेन में पहुंचाने के लिए, ताकि जो रिसर्च और इनोवेशन है उसको बढ़ावा मिले। और रिसर्च और इनोवेशन हमारे देश में होना जरूरी भी है क्योंकि हमें एक नॉलेज इकोनॉमी बनना है। ठीक है, विश्व गुरु का जो टाइटल था हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, $100 मिलियन की एक सहायता दी गई है। बेंगलुरु में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो विद्युत डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो किसने दी है? AIIB, ADB, वर्ल्ड बैंक या IMF। तो अगर हम देखें तो ये आपको ADB ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता देता हूँ। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूँ, ये मनीला में है। ठीक है, ये मनीला फिलीपाइंस में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, ये बैंक्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारे स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी हैं, लेट जनरल विपिन रावत, जो हमारे भारत के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो उनको अपॉइंट कौन से दिन किया गया था? उनकी नियुक्ति किस डेट को हुई थी? 31 दिसंबर 19, 31 अक्टूबर 19, 31 जनवरी 19 या 31 मार्च 19। तो अगर हम देखें तो ये 31 दिसंबर 2019 को इनकी नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल ने एक MOU यानी कि ज्ञापन को मंजूरी दी है किस कंट्री के साथ? सोलर एनर्जी सेक्टर में, सौर ऊर्जा के सेक्टर में किसके साथ हमने एक MOU किया है? फ्रांस के साथ, श्रीलंका के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ। तो ये उज्बेकिस्तान के साथ किया है। जो सेंट्रल एशियन रीजन है हमारा, वो हमारे उसके लिए जो हमारी पॉलिसी है वो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है। और सेंट्रल एशियन रीजन हमारे यहाँ मार्केट एक्सेस के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैप आपको पता होना चाहिए। जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, इनकी कैपिटल को आपको ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ लगाना आना चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ब्रांड इंडिया को हाईलाइट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसने कौन सी वेबसाइट बनाई है? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट, साइबर डिप्लोमेसी, काउंटर टेररिज्म वेबसाइट, कल्चरल ग्रोथ वेबसाइट। तो ये जो वेबसाइट का नाम है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट है। यहाँ पे जो ब्रांड इंडिया का मतलब क्या है कि भारत में जैसे मेड इन चाइना का ब्रांड हम देखते हैं ना, तो वो दिन लद गए चाइना के। अब हम ब्रांड इंडिया को प्रमोट करेंगे कि मेड इन इंडिया और इंडिया की जो चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो विज्ञानिका है, जो एक इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है, विज्ञान साहित्य का जो उत्सव है विज्ञानिका, वो ऑर्गेनाइज किया गया था। वो किसके जन्म दिवस पे ऑर्गेनाइज करा जाता है? CV रमन, जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई। तो ये जो अगर हम देखें तो ये श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पे इनके जन्म को, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। और अगर हम एक आपको मूवी का नाम बताऊं, कभी टाइम होगा तो देखिएगा, मैन हु नोज इन्फिनिटी। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थे 20th सेंचुरी में इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट जो है वो किस एयरपोर्ट को बोला गया है? किस एयरपोर्ट के किस सिटी के एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अब उसको बोला जाएगा? बनारस, अयोध्या, हरिद्वार। तो ये तो लॉजिकल है, हरिद्वार को बोला जाएगा। हमारे श्री राम जो है अयोध्या में ही है, तो अयोध्या के ही को बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स जो है, निर्दिष्ट कुशल श्रमिक जो है, उनके लिए एक MOU साइन किया है इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ? तो सिंगापुर, जापान या UAE या सऊदी अरेबिया। तो ये जापान के साथ क्या है? ये बेसिकली होते कौन है? जो एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करूं, तो इसमें एक स्पेसिफाइड स्किल चाहिए होती है। तो उसके प्रमोशन के लिए और आपको
एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ट्रेन का नाम है वासुकी, वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो वो कौन से रेलवे जोन्स में है? बहुत सारे रेलवे जोन है भारत में, तो वासुकी नाम की ट्रेन कौन से रेलवे जोन में है? सदर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, कोंकण या नॉर्दर्न रेलवे? तो अगर हम देखें तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पहली मीटिंग है जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि अगर हम बात करें जो अक्षय ऊर्जा है, उसकी जो पहली मीटिंग है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, वो किस कंट्री के साथ हुई है? सऊदी अरेबिया, फ्रांस, बहरीन, जापान? तो अगर हम बात करें तो बहरीन के साथ ये इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो COP26 हुई थी, आपको पता है कि COP26 हुई थी ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में COP26 हुई थी। तो आपको ये इसमें पंचामृत के जो हमारे गोल्स हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए थे। तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो गोल है वो क्या है? 50% एनर्जी, जो भारत की जो 50% की जो ऊर्जा है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से निकालेंगे, नहीं कि अक्षय स्रोतों से निकालेंगे बाय 2030। ये आपको पता होना चाहिए। साथ में कार्बन इंटेंसिटी को हमें रिड्यूस करना है 45% तक। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी हमारे पास सपने ऊंचे होने चाहिए। जैसे आप लोगों ने एक सपना देखा है यूपी पीएससी में या उत्तराखंड पीएससी में या फिर यूपीएससी में सेलेक्ट होने का, तो ऐसी सपना भारत ने भी देखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि नेट जीरो हमें कब तक होना है? नेट जीरो का टारगेट भारत ने क्या रखा था, ये आपको बताना है। तो जो भारत ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त किया है वो बहरीन के साथ किया है। वासुकी नाम से जो ट्रेन है वो आपकी सदर्न ईस्ट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंदर आती है। निर्दिष्ट कुशल श्रमिक की जो साझेदारी है वो जापान के साथ हमने की है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये हिंदी में सारे क्वेश्चन है, हिंदी में भी आपके कमेंट्स मैंने पढ़े तो आपने बताया कि हिंदी में भी आपको बताना है और फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करने को भी बोला है, तो इन दोनों सजेशंस को मैंने इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो किस हवाई अड्डे का नाम बदल कर रखा गया था? वो तो अयोध्या का रखा गया था। विज्ञानी का जो उत्सव है वो श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। वेबसाइट कौन सी है ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने के लिए? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट है। और ऊर्जा क्षेत्र में कौन सी एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? वो उज्बेकिस्तान के साथ दी गई है। जनरल विपिन रावत की नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 को की गई थी। उसके बाद जो $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो सहायता है वो आपको एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। प्रधान पोर्टल जो है इसरो से रिलेटेड है। और उसके जो अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग का जो एक समझौता है वो भूटान के साथ भारत ने किया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी 40 से 45 दिन बचे हुए हैं इसकी तैयारी, अगर आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन अगर आप चाहते हैं आपको मिले, तो आप हमारे पेड ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पिक से आप रिविजन कर सकते हैं। और हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने 2012-2016 के पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, जो कंपनी जो अर्ली स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो किस कंपनी के साथ उन्होंने समझौता किया है ये करने के लिए? तो उन्होंने HP के साथ ये ह्यूलेट पैकर्ड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है, जिसके आप लैपटॉप्स भी यूज़ करते होंगे। अच्छे लैपटॉप्स आते हैं, आप इसका भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की जो आज़ादी हुई थी, स्वतंत्रता हुई थी, उसके समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे? विंस्टन चर्चिल, रैमजे मैकडोनल्ड, क्लेमेंट एटले या हैरोल्ड विल्सन? तो ये क्लेमेंट एटले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडर्न डायनेस्टी के जो आखिरी शासक थे, लास्ट रूलर, उसका नाम आपको बताना है। अशोक, बिंदुसार, दशरथ या बृहदत्त? तो ये बृहदत्त थे, डी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहले जो उसके अध्यक्ष थे, उसका नाम बताना। दादा भाई नारोजी, GK गोखले, WC बैनर्जी या श्री एनी बसंत? तो ये WC बैनर्जी थे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। एनी बसंत क्या थी? पहली महिला प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो महिला सशक्तिकरण की तरफ हमारे देश का जो आउटलुक है वो बहुत पुराना है, इसलिए आज जो हमारे यहाँ जेंडर गैप है वो बड़ा ही डिसहार्टनिंग है कि हमारे यहाँ इतना जेंडर गैप है, लेकिन फिर भी हमें और आपको मिलकर इसके लिए काम करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो स्प्लिट हुई थी, यानी कि उसका जो विभाजन हुआ था, वो कौन से वर्ष में हुआ था? पहली बार, उसके बाद काफ़ी बार हुआ, लेकिन पहली बार 1907 में हुआ था। इसको हमने सूरत स्प्लिट कहा था। यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ था वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट को लेकर। स्वदेशी मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि ऑल इंडिया लेवल पे ले जाइए, मास मूवमेंट बनाइए, जबकि मॉडरेट्स कहते थे कि नहीं, इसको हम सिर्फ बंगाल में ही रखना चाहते हैं। तो इसको ये स्प्लिट हो गया था। बाद में ये स्प्लिट जुड़ा कब था? 1916 में एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक की जो कोशिशें थी उनके बाद ये जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु जो सिख गुरु हैं, आखिरी सिख गुरु कौन से हैं? गुरु तेग बहादुर, गोविंद सिंह, हरकिशन या रामदास? तो ये गुरु गोविंद सिंह है, और इन्होंने ही सिखों को खालसा, एक फाइटिंग यूनिट होती है खालसा, उसमें ट्रांसफॉर्म भी किया था। तो जो
एक कल्चरल नेशनलिज्म की जो भावना है उन्होंने इनमें जगाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुमायूं नामा के जो ऑथर हैं, लेखक है, उनका नाम आपको बताना है। हुमायूं, गुलबदन बानो बेगम, अबुल फजल या असमत बानो बेगम। तो ये जो थी वो गुलबदन बानो बेगम थी हुमायूं की, कि जिन्होंने ये बायोग्राफी लिखी थी बेसिकली। तो ये गुलबदन बानो बेगम ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट हुआ था, वो कहाँ हुआ था? गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो उनको बोध गया में हुआ था। वहां पे एक वृक्ष भी है, बोध वृक्ष, और ये निरंजना नदी के तट पे हुआ था। देखिए कितनी मतलब अजीब बात है कि जीवन के उस मोड़ पे जब वो सब कुछ कर चुके थे तब जाके उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था तब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही हमें भी यही करना है कि हमें निष्काम कर्म करना है, अपनी बातें, अपना काम करना है, बस उसके बाद सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथा सरित सागर जो है वो किसने लिखे थे? उसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो सोमदेव, कल्हाना, कालिदास या नन ऑफ दीस। तो ये जो है सोमदेव ने लिखी थी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो मार्केट पॉलिसी थी यानी कि बाजार की जो नीतियां थी वो सबसे स्ट्रांगली, सबसे सख्त तरीके से किस दिल्ली सुल्तान ने इंप्लीमेंट की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। इनके समय ये कहा जाता है कि जो मार्केट पॉलिसीज थी वहां पे जो फेमाइन या अकाल के टाइम पे भी, सूखे के टाइम पे भी जो प्राइस था ग्रेन का वो बिल्कुल नहीं बढ़ता था और उस जमाने के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थी। इनकी और भी मार्केट पॉलिसीज थी। इन्होंने अलग अलग मार्केट्स बनाए थे स्लेव्स के लिए, और जो महंगे गुड्स आते थे उनके लिए, ग्रेन के लिए, जानवरों के लिए अलग अलग मार्केट बनाए थे। और हर मार्केट को एक शहनाई मंडी जो है हेड करता था, जो उसको इन्होंने एक स्पाई सिस्टम भी इंस्टीट्यूट किया था, यानी कि गुप्तचरों का एक सिस्टम भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बुलंद दरवाजा है उसको किसने बनाया था? अकबर, कुतुब शाह, शाहजहां, इब्राहिम शर्की। तो जो बुलंद दरवाजा है इसको अकबर ने बनाया था। और ये कब बनाया था? ये कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी में बनाया था। और ये किसकी याद में बनाया था? बुलंद दरवाजा जो गुजरात में अकबर ने विजय प्राप्त करी थी उसको कमेमोरेट करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कितनी स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं भारत में 2021 में? अभी बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जम्मू कश्मीर को हटा दिया है, दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया है, तो क्या क्या हुआ है? तो टोटल कितने राज्य हैं? 27, 30, 29, 28। तो 28 है। यही आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रू फेडरेशन नहीं है। बिल्कुल जो संघीयवाद का ढांचा होता है जो यूएस में, वो हमारे यहाँ नहीं है। स्टेट को यहाँ पे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं है। स्टेट को छोटा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन भारत की जो अखंडता है उसको बना के रखना सबसे सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो प्लेटो ऑफ पेनिसुलर इंडिया है, यानी कि जो प्रादुपीय भारत का जो पठार है उसमें से इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है? बुंदेलखंड का प्लेटू, दक्कन का, बुंदेलखंड की अपलैंड, दक्कन का प्लेटू, मारवाड़ वेटलैंड, अपलैंड या वेस्टर्न घाट। तो आपको बताना है, तो वेस्टर्न घाट इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो बेसिकली माउंटेनियस रीजन है, घाटों का रीजन है, ना कि प्लेटू का रीजन है, पठार का रीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत आपको चुनना है कौन सा है। एक तरफ आपको प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ किस नदी पे वो आपको बता रखा है। हीराकुड डैम महानदी पे, तैरी डैम यमुना पे, रिहांड वैली प्रोजेक्ट रिहांड पे, और सरदार सरोवर डैम नर्मदा पे। तो ये तो आपको आसानी से आप पता कर सकते हैं कि टहरी डैम जो है वो आपको यमुना पे नहीं मिलेगा, वो भागीरथी पे मिलेगा। और ये भारत का सबसे टॉलेस्ट डैम है, यानी कि सबसे ऊंचा डैम है, टॉलेस्ट डैम है। चलिए हिंदी में इन सबको देख लेते हैं कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। टिहरी बांध सुमेलित नहीं है, क्यों? क्योंकि ये यमुना पे नहीं है, ये भागीरथी पे है। उसके बाद प्रादुपीय भारत के पठार से जो संबंध नहीं है वो पश्चिम घाट का नहीं है। भारत में जो है 28 राज्य हैं। बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत जो कठोरता से लागू किया था बाजार की नीति, वो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उसके बाद कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। हुमायूं नामा की जो लेखक थी वो गुलबदन बानो बेगम थी। सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। उसके बाद भारतीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में पहली बार हुआ था, सूरत स्प्लिट उसको कहा जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो WC बैनर्जी थे। उसके बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक का जो रूलर का नाम था वो बृहद्रथ था। भारत की जो स्वाधीनता के समय इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति थे वो क्लेमेंट एटली थे। 20 का आंसर हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय कौशल विकास है उसने HP के साथ MOU साइन करके स्किल डेवलपमेंट की बात करी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया के हिसाब से यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में आपको इन राज्यों को लगाना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताइए। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा आपको राजस्थान मिलेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आप मुझे बताएंगे भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। और आप मुझे बताएंगे कि जो उत्तराखंड है वो क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, कौन से स्थान पे आता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, अगर आप देखेंगे 2012 में, 16 में, और उसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स थे, जो हिस्ट्री की हमारी जो वीडियो आई है और लोअर PCS की जो वीडियो आई है उसमें भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है।
पीसीएस नहीं पूछा, आयोग नहीं पूछा, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, पार्क स्ट्रेट, डुरैंट लाइन, रेडक्लिफ लाइन। तो इसको हम डुरैंट लाइन कहते हैं। डुरैंट लाइन अब ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो जब भारत विभाजित नहीं था, जो कि एक बड़ी दुखद घटना थी, सब बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन त्रासदी का समय हमने देखा, तो ये ड्यूरेंट लाइन थी जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती थी। और अगर आप देखें तो इसमें ब्रिटिशर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह यूज़ करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच प्रॉपरली नहीं है, और एक तरफ आपको जगह दे रखी है बेसिकली, दूसरी तरफ देश दे रखे हैं आपको, कौन से है? तो ओहायो यूएसए, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया, वी हो जापान और नाइल इजिप्ट। तो ये जो वी हो है ये जापान में नहीं है, ये करेक्टली मैच नहीं है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच अलग, मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली आप जो ज्योग्राफी की मैप द फॉलोइंग है वो आप एटलस को साथ में रखा कीजिए, एटलस के सामने जब आप बैठ के करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से होगा, याद हो जाएगा। जुआंग उड़ीसा में है, कुक्की वेस्ट बंगाल में है, रांची गुजरात में, गड़ासिया राजस्थान में। बेसिकली एक तरफ ट्राइब्स दे रखी है, दूसरी तरफ आपको जगह बतानी है वो कहाँ से नहीं है। तो अगर हम देखें तो रांची जो है वो गुजरात से नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें प्रॉपर्ली मैच नहीं है। एक तरफ आपको जगह दे रखी है, दूसरी तरफ आपको नदी दे रखी है, चमोली, अलकनंदा, पिथौरागढ़, नंदाकनी, ऋषिकेश, गंगा और सतपुली, नायार। तो ये अगर हम देखें पिथौरागढ़ जो है ये गलत मैच्ड है, नॉट करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि जो पिथौरागढ़ है वो उसमें वो एक तो कुमाऊं एरिया में आता है और दूसरा वहाँ पे काली रिवर है, नंदाकनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्फाल किस राज्य की राजधानी यानी कि कैपिटल है? अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, माफ कीजिएगा। तो इम्फाल जो है मणिपुर की कैपिटल है। आप मुझे बताइए मणिपुर कौन से देश से यानी कि कौन सी कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको मुझे बताना है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की देखें तो ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, असम की दिसपुर है। अगला देख लेते हैं कौन सा इसमें से एक विंड यानी कि हवा का जो आपकी हवा बहती है, विंड बहती है, उसका इसमें से कौन सा एक विंड का प्रकार नहीं है? खामसिन, लू, रिज या ब्लिजर्ड। तो रिज इसका नहीं है। रिज बेसिकली ग्लेशिएशन यानी कि जो ठंडी बर्फ जो होती है, ग्लेशियर्स जो होते हैं उसके मूवमेंट से बनने वाली एक एलिमेंट है, ना कि हवा से बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो सदस्य हैं वो कितने समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं? 5, 2, 3 या 9। तो 9 साल के लिए वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो इंडिया से जो जज है इनका नाम क्या है? दलवीर भंडारी। ये आपको पता होना चाहिए, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भारत का भी एक जज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी का जो टर्म होता है वो कितने समय के लिए होते हैं? 3 साल, 5 साल, 6 साल या ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। तो इसका आंसर डी है। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो इसकी बात आर्टिकल 76 में करी गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन के, और अभी जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है वो हमारे कौन है? के वेणुगोपाल। तो इसी तरीके से जो आपको पेरिफेरल जानकारी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, और ये इसके आप नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन में फ़ायदा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रेसिडेंट ने कितनी बार करी है इंडिया में अभी तक? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी भी नहीं करी गई है। तो अगर हम देखें तो इसको 1 बार किया गया है, आर्टिकल 352 के अंदर ये की जाती है। उसके बाद आर्टिकल 356 के अंदर क्या होता है? राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल होता है। और उसके बाद आर्टिकल 360 के अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक 0 बार लगा हुआ है, हमारे यहाँ नहीं लगा है अभी तक। राष्ट्रपति शासन कई बार कई प्रदेशों में लगा हुआ है, लेकिन अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो केवल 1 बार लगी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, सुपरवाइजरी बॉडी है, कोई भी नहीं, यानी कि संवैधानिक है, न्यायिक है, पर्यवेक्षी है या कोई भी नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी जो संकल्पना में मिलती है आर्टिकल 324 में मिलती है। आप मुझे बताएंगे कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, निर्वाचन आयुक्त जो है ECI, वो कौन है इंडिया के? नेक्स्ट का आपसे पूछ रहा है कि मुतासिस मुतंडी का मतलब क्या होता है? क्या ये सत्य का गोपन यानी कि सप्रेशन ऑफ ट्रूथ है? इन प्रपोर्शन यानी कि अनुपातक है? टू दैट एक्सटेंट यानी कि उस सीमा तक है? या विद द नेसेसरी चेंजेस इन दी पॉइंट ऑफ डिटेल्स यानी कि यथावश्यक परिवर्तन सहित? तो ये यथावश्यक परिवर्तन सहित इसका मतलब होता है, यानी कि जो भी परिवर्तन है उसको इंक्लूड करके आपको कोई चीज़ बतानी है। तो मुततिस मुतंडी का अर्थ है यथावश्यक परिवर्तन सहित। भारत के निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 324 में। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 1 बार घोषित किया गया था। महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष के लिए जजेस की या कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।
वायु कौन सा इनमें से वायु का प्रकार नहीं है, तो रिस नहीं है, वो एक ग्लेशिएशन का प्रकार है। इम्फाल की राजधानी आपको, इम्फाल किसकी राजधानी है, वो आपको मणिपुर की राजधानी है। कौन सा इसमें से सुमेलित ठीक तरीके से नहीं है, तो पिथौरागढ़, क्योंकि यहाँ पे काली नदी है ना कि मंदाकिनी। उसके बाद कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो ये जो है वो आपका रज्जी है। राज्य आपको गुजरात में नहीं मिलते हैं। जनजातियों के बारे में पूछा था, नेक्स्ट आपसे इसमें पूछा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वीहो जापान में नहीं है, इसलिए सही तरीके से सुमेलित नहीं है। 20 का आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा उसको ड्यूरेंट सीमा बोलते हैं, और जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमने लगाया था इसको, इसका आंसर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि मुख्य न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी, उनका नाम आपको बताना है। सुजाता मनोहर, फातिमा बीवी, रूमा पाल या फिर जस्टिस लीला सेठ। तो ये जो पहली थी वो जस्टिस फातिमा बीवी थी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इनके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, जिनेवा, पराग, लंदन या हेग। तो ये आपको मिलेगा जिनेवा में, इसलिए ये हो जाएगा। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो आपके हैं, उनका आपको ईयर पता होना चाहिए, किस ईयर में उनकी स्थापना की गई थी, उसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय क्या है, कहाँ है, और दूसरा उसके जो चेयरपर्सन है, प्रेजेंट चेयरपर्सन यानी कि उसके जो अध्यक्ष हैं, वो उसका उनका नाम क्या है। ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है। इसका मतलब अधम कार्य से यानी कि फॉर अ बेस कॉज है, या फिर भूतलक्षी प्रभाव यानी कि डन आफ्टर अ थिंग एंड ऑपरेटिंग रेट्रोस्पेक्टिवली, या फैक्ट विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड थ्रू दो इट शुड नॉट हैव बीन डन, यानी कि कार्य संपन्न होने पर वैध माना जाता है और न्याय किया गया है, यानी कि लेट जस्टिस बी डन। तो इसका आंसर हो जाएगा डन आफ्टर अनदर थिंग। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी कर दी गई है और उसके बाद कोई आपने लॉ लेके आए हैं और उस चीज़ पे, मतलब लेट सपोज 1970 में कोई चीज़ करी गई है और उसके लिए 1973 में लॉ लाया गया है, तो 1973 का लॉ जो है वो 1970 के कार्य पे हो सकता है। जबकि नॉर्मल प्रोसेस में अगर हम देखें तो 1973 का जो लॉ है 1973 या उसके बाद आने वाले केसेस पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है ऑद्रे द्रोइट का मतलब क्या होता है। द राइट ऑफ द अनदर यानी कि पराधिकार, अगेंस्ट ऑन द अदर हैंड यानी कि के विरुद्ध, डी फैक्टो यानी कि वस्तुतः, या फिर ड्यूरिंग द प्लेजर यानी कि प्रसाद पर्यंत तक। तो ऑट्रे ड्रॉइट का मतलब क्या होता है, ये आपका द राइट ऑफ द अनदर यानी कि पराधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रो बोनो पब्लिको का मतलब क्या होता है। प्रो बोनो पब्लिको का मतलब अनुपातक उस सीमा तक स्वलंबन से, स्वबल से माफ कीजिएगा, और जनहित में। तो बताना है, तो ये प्रो बोनो का मतलब जनहित में होता है, फॉर द पब्लिक गुड। जो PIL होती है जनहित याचिका, वो भी प्रो बोनो होती है। प्रो बोनो का बेसिक मतलब ये होता है कि जब कोई वकील या प्रतिवादी किसी केस को लड़ता है, उसके लिए वो पैसे नहीं लेता, या कोई भी काम जब आप किसी और के लिए करते हैं उसके लिए जब आप रिटर्न में फीस नहीं लेते हैं, और इसी से हमारी जो सोशल फैब्रिक है वो स्ट्रांग होती है, सबके लिए जो है अधिकार हम सुरक्षित कर सकते हैं। आपको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रो बोनो जरूर करते रहना चाहिए, ताकि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो हमारी हमारा जो आइडिया है वो उसको आप फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डी फैक्टो का मतलब क्या होता है। डी फैक्टो का मतलब सभी तथ्य होता है, यानी कि ऑल द फैक्ट्स, सभी तथ्य एवं आंकड़े यानी कि ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, बोनाफाइड यानी कि सद्भावपूर्ण होता है, या फिर फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस यानी कि सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए। डी फैक्टो का मतलब आपका होता है ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर। जैसे अगर हम बात करें तो डी जूर होता है एक, और एक डी फैक्टो होता है। डी फैक्टो मतलब डी जूर अथॉरिटी कौन है इंडिया में, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट, डी जूर का मतलब होता है जो जूरिसडिक्शन के हिसाब से यानी कि लीगल हिसाब से कौन है, हेड, प्रेसिडेंट है। लेकिन डी फैक्टो यानी कि पावर किसके पास है, तो वो डी फैक्टो पॉलिटिकल पार्टीज में ये बहुत देखा जाता है। जो हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, कहा जाता था कि वो प्रधानमंत्री थे ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक स्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का इसमें से है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया। तो अगर हम देखें तो इसमें से फ्रांस है, इसको P5 कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन आते हैं, USA आता है, UK आता है, चाइना आता है यानी कि चीन आता है, फ्रांस आता है, और एक आपको और बताना है कौन आता है। चलिए मैं बता देता हूँ, रशिया आता है। तो ये P5 मेंबर्स हैं, और ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, यानी कि बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम जो है वो कब इनेक्ट किया गया था, कौन से वर्ष में इनेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो 86 में, 87 में, 88 में, 89 में। तो अगर हम देखें तो ये 1986 में किया गया था। अगला देख लेते हैं अनऑथराइज्ड जो है किसी की प्रॉपर्टी में अगर आप अनधिकृत तौर से घुस जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का उल्लंघन, अतिचार यानी कि ट्रेसपास, और ट्रोवर कहते हैं या तो उसे, या फिर क्या कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेसपास इसको बोलते हैं, यानी कि अतिचार उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडियन पीनल कोड 1860 में उसके फ्रेमर कौन थे, उसको बनाया किसने था। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डेनिंग्स, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड विल्फर फोर्स। तो ये लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था 1860 में। तो इसका आंसर हो जाएगा
सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उसकी जो मैनेजमेंट थी वो किसके हाथों में थी, यानी कि उसकी जो लगाम थी वो किसके हाथों में थी। तो गवर्नर एंड उसके 24 जो डायरेक्टर होते थे। तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। तो ये दो बॉडीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी के स्तर पर कब उसको रेज किया गया था, उसका स्टेटस कब दिया गया था, 1639 में, 1665 में, 1686 में, 87 में। तो आपको बताना था। तो ये आंसर हो जाएगा 1665, 1665 में दिया गया था। फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि प्रथम विधि आयोग किस चार्टर एक्ट से बनाया गया था, 1726, 13, 33 या 53। तो ये 1833 के अंदर बनाया गया था लॉ कमीशन। आप मुझे बताइए कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी फर्स्ट लॉ कमीशन की। तो ये आपको मुझे बताना है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन जब करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। प्रथम विधि आयोग की जो गठित हुआ था वो 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर हुआ था। उसके बाद जो प्रेसिडेंसी का स्टेटस दर्जा दिया गया था वो 1665 में दिया गया था मद्रास की एजेंसी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रबंधन किसके हाथों में था, गवर्नर और उसके 24 डायरेक्टर के हाथों में। 1807 में जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के जो निर्माता है वो लॉर्ड मैकेले हैं। दूसरे की संपत्ति पर अनाधिकृत प्रवेश अगर जो है वो अतिचार कहलाता है। उसके बाद जो बाल श्रम निषेध और नियमन है वो 1986 में पारित किया गया था। उसके बाद जो परमानेंट मेंबर है यानी कि स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, तो वो फ्रांस है। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है, सभी तथ्य एवं आंकड़ों सहित। प्रो बोनो का मतलब होता है जनहित में। और ऑटर डेट्रो का मतलब होता है, इसका मतलब आपको होता है द राइट ऑफ द अनदर यानी कि पराधिकार। फिर एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कोई कार्य संपन्न होने पर, एस पोस्ट फैक्टो कोई कार्य जब आपका संपन्न हो जाता है, कोई आपका कार्य जब संपन्न हो जाता है यानी कि भूत लक्षित प्रभाव। इसको देख लेते हैं। 40 का हमने बी ही मार्क किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय जिनेवा में मिलेगा। और उच्च न्यायालय जो है प्रथम महिला उसकी न्यायाधीश कौन थी, फातिमा पीवी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश ने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री सूरत में बनाई थी तो वो कौन से साल में बनाई थी, 1600, 1612, 1615 या 1623। तो वो 1612 में बनाई गई थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर उस समय जो है मुगल बादशाह थे और ये उन्होंने चार्टर दिया था किसको, थॉमस रो को, ठीक है। 1612 में बनाया गया था। मेयर कोड जो है किस चार्टर एक्ट के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, यानी कि उसका स्थापना उनकी किसके अंडर हुई थी, 1781, 1787, 1726, 1753। तो अगर हम देखें तो 1726 के अंदर की गई थी। और ये जो मेयर्स कोर्ट है ये कहाँ कहाँ आपको मिलती है, आपको मद्रास में मिलती थी, कलकत्ता में मिलती थी और बॉम्बे में मिलती थी। 3 जगह आपको ये मेयर्स कोर्ट मिलती थी। आप मुझे बताएंगे कि मेयर कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन किस में आता था, क्रिमिनल में आता था, सिविल में आता था या फिर रेवेन्यू में आता था। ये आप मुझे देख के बताएंगे। देखिए जब आप क्वेश्चंस को खुद सर्च करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की और भी आंसर्स मिलेंगे, इसलिए मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तरकाशी का पुरातन नाम, एंशिएंट नाम क्या था। सुदर्शन क्षेत्र, भाराहत, लक्षेश्वर या बरनाब्रता। तो ये अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है वो है बराहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चांदपुर गढ़ी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको, उत्तराखंड के कौन से जिले में मिलेगा, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी। तो ये आपको मिलेगा चमोली में। ये है क्या, बेसिकली एक गढ़ है यानी कि फोर्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कौन सा इसमें से कमिश्नर, माफ कीजिएगा, ये तहरी स्टेट जो है इंडियन यूनियन में उसका विलय कब हुआ था भारतीय संघ में, तो 1949 में इसका विलय हुआ था, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कमिश्नर ऑफ कुमाऊं जो नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन कमिश्नर ऑफ कुमाऊं नहीं थे, ट्रेल, लैशिंगटन, बैटन या पामस्ट्रॉन्ग। तो पामस्ट्रॉन नहीं थे। आपसे पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार के दौरान जो अनइरिगेटेड लैंड थी यानी कि जहाँ पे सिंचाई नहीं होती थी, हिल रीजन में उत्तराखंड में, उसका नाम क्या होता था, इजर, तालाब, उपरांव या नन ऑफ दीज। तो अगर हम देखें तो इसको उपरांव कहा जाता था। बेसिकली वही वाली बात हो गई कि जब जहाँ से कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो उसको कम आप ध्यान देते हो, तो इसलिए इसको उपरांव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थापना थी वो किसने करी थी, हेमवती नंदन बहुगुणा, शेखर पाठक, डॉक्टर देवीदत्त पंत या भाईरथ दत्त धूलिया। तो ये डॉक्टर देवीदत्त पंत ने करी थी। उत्तराखंड क्रांति दल क्या है, बेसिकली रजिस्टर्ड, एक रजिस्टर्ड तो है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड। देखिए 2 तरीके की पार्टीज होती हैं, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है और ईसीआई यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इनको रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो है अपने आप में ये मानते हैं कि मतलब हमें बाकी सब पानी कम है, यानी कि ये जो उत्तराखंड राज्य की जो
स्थानीय जो दल है यानी कि रीजनल पार्टी है उसमें ये मानते हैं कि हम ही उत्तराखंड की एक रीजनल पार्टी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1840, 47, 51 या 54 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1847 में, 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो मसूरी फायरिंग है वो उसकी डेट आपको बतानी है। 2 अक्टूबर 1994, 2 सितंबर 1994, 10 अक्टूबर 1994, 10 नवंबर 1994। तो ये 2 अक्टूबर माफ़ कीजिएगा 2 सितंबर की डेट थी, 2 सितंबर 1994। इसमें हुआ ये था कि जो इसके ये सवाल क्यों पूछा गया था, क्योंकि अभी इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और यहाँ पे हुआ था जो उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य की डिमांड थी, यानी कि उसकी जो मांग थी उसको राज्य का दर्जा देने की और उत्तर प्रदेश से अलग करने की, तो वो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग कर दी गई थी इस डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ट्राइब थी? यही सेम क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग काफ़ी सारे क्वेश्चन्स में, काफ़ी सारे पेपर्स में रिपीट कर चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति थी जिसके जो व्यापारिक संबंध थे वो तिब्बत से थे, कब थे? चाइना वॉर, जो सीनो इंडिया वॉर हुआ था 1962 में, उससे पहले। तो ये भूटिया ट्राइब थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बगवाल है, जो फेमस स्टोन बैटल है यानी कि पत्थर एक दूसरे पे फेंकते हैं, मतलब थोड़ा सा डेंजरस खेल भी अगर हम देखें तो इसमें से 75 लोग इस बार जो है इंजर्ड भी हो गए थे। तो ऐसा खेल आप ना खेलें, घर पे ये खेलना बिल्कुल भी नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ खेला जाता है ये, कौन से फेयर में? द्वाराहत फेयर में, गन्नाथ फेयर में, देवी धुरा फेयर में या नंदा देवी फेयर में? तो देवी धुरा फेयर में खेला जाता है और ये कहाँ होता है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक करंट अफेयर का, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ये हमारे पेड ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप से नहीं भी जुड़ सकते हैं तो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स बहुत सारे चल रहे हैं। डेली क्विजेस के इनिशिएटिव चलते हैं, डे वाइज हम यहाँ पे क्विजेस आपसे फ्री जो यूट्यूब वो है हम वहाँ पे वीडियो बना के डालते हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस वाले टेस्ट में भी आपको अपना सारा स्कोर बहुत ही अच्छी तरीके से और सच्चाई से लिखना है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो पत्थर युद्ध है बगवाल का, वो आपको देवी धुरा के मेले में मिलेगा। 1962 के चीन युद्ध से पहले कौन सी जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? भूटिया के थे। मसूरी कांड जो 2 सितंबर 1994 में हुआ था। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1847 में हुई थी। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना या संस्थापक जो थे देवीदत्त पंत थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जो असिंचित भूमि थी उसको उपरांव कहा जाता था। कुमाऊं के जो कमिश्नर नहीं थे वो पामस्टर्न नहीं थे। भारतीय संघ में जो विलय हुआ था टिहरी राज्य का 1949 में हुआ था। चांदपुर गढ़ी जो है वो आपको अगर हम देखें तो चमोली की डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ नहीं, चमोली के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम जो है वो है बाड़ाहाट। ठीक है, इसका बाड़ाहाट है। नेक्स्ट जो मेयर कोर्ट है वो उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1726 के चार्टर एक्ट के अंदर की गई थी। और सूरत की जो व्यापारिक फैक्ट्री थी 1612 में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन यानी कि ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की जो स्टैब्लिशमेंट है, स्थापना है, वो उत्तराखंड में कब करी गई थी? 17 अगस्त 2016, 17 सितंबर 2017। वैसे तो करंट अफेयर का है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो एक गांव का जो विकास है यानी कि जो ग्राम का विकास है और जो माइग्रेशन है, वो दोनों ही हमारे यहाँ बहुत ही बड़े डेवलपमेंटल चैलेंज है। ठीक है, यानी कि विकास में आने वाली सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है। तो इसलिए ये वाली इंस्टीट्यूशन आपको पता होना चाहिए। 17 सितंबर 2017 को इसका किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो वर्किंग पॉपुलेशन है यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है वो उत्तराखंड में कितनी है? आपसे पूछा 37.34, 38.43, 38.53, 27.43। तो इसका आंसर हो जाएगा 38.43। ये इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नैनीताल को किसने खोजा था? पी बैरन, विलियम डगलस, वीनस या जॉर्ज? तो अगर हम देखें तो इसको खोजा था पी बैरन ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है उत्तराखंड की कौन सा जिला है जहाँ पे एप्पल्स यानी कि सेब की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है? अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी या चमोली? तो जो सेब की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो उत्तरकाशी में होती है। कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो आप भी एप्पल खाया कीजिए, उसके खाने से आप अच्छी तरह पढ़ाई भी कर पाएंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी लग पाएगा और आपके डॉक्टर के खर्चे भी बचेंगे। वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी पढ़ाई होती है। क्या, चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि भारतीय जो संविधान है उसका कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद जो है विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को? तो वो आर्टिकल 40 है। देखिए डीपीएसपी का ये पार्ट होता है और इसमें भी जो हमने हालांकि हमारे संविधान में कोई विभाजन नहीं है, लेकिन हमने अपनी समझ के लिए इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो जो अगर हम देखें तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कौन सा है? जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लिबरल इंस्टीट्यूशन है। गांधीयन में आपका जैसे पंचायत आ गए या फिर मिल्क एनिमल्स या इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक का बैन आ गया, या फिर सोशलिस्ट में कैसे आ गए? जैसे कि जो आर्टिकल 46 है वो अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए जो योजना है उनको बनाने की, उनके वेलफेयर के लिए बात करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो डिस्प्यूट है यानी कि अगर कोई
मुद्दा आ जाता है, डिस्प्यूट आ जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, उनके निर्वाचन को लेकर, तो कौन उसको डिसाइड करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के डिस्प्यूट्स को भी यही डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर या स्टेट लेजिस्लेचर? तो वो गवर्नर महामहिम जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो करते हैं, और इसकी जो बात करी गई वो आर्टिकल 164 में करी गई है। एक बड़ा ही अच्छी वेब सीरीज़ अगर आप देखना चाहें आपके एग्जाम के बाद तो महारानी नाम से एक वेब सीरीज़ है, बिहार के ऊपर काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स एग्जाम के बाद देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए जो रिजोल्यूशन पारित किया जाता है, यानी कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही जगह किया जा सकता है या जॉइंट सेटिंग में? तो वो राज्यसभा में किया जा सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं यानी कि मुख्य न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो अधिकतम एज है, यानी कि जो आयु की जो सीमा है अधिकतम, वो कितने साल तक उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? 58, 60, 65 या कोई अपर लिमिट है ही नहीं? तो अगर हम देखें तो 65 ईयर्स तक ये होल्ड कर सकते हैं, कोई भी लोअर लिमिट नहीं है। मतलब कम से कम कितने आयु का व्यक्ति जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में हमारे संविधान में कुछ नहीं बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर पंचायत अगर डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि भंग हो जाती है, तो इलेक्शन कितने दिनों में करवाने की बात की गई है? तो वो 6 महीने के अंदर उसके इलेक्शन करवाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ओथ ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट को दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या नन ऑफ दिस? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनको ओथ दिलाई जाती है। हिंदी में देख लेते हैं कि जो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। पंचायत अगर भंग की जाती है तो 6 माह के अंदर उसके निर्वाचन या चुनाव किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु सीमा होती है वो 65 वर्ष तक होती है, न्यूनतम कोई नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वो राज्यसभा में किया जाता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवाद है उनके लिए निर्णय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट लेता है। पंचायत के गठन का जो है वो आर्टिकल 40 में आपको बताया हुआ, अनुच्छेद 40 में सर्वाधिक उत्पादक जो सेब का है उत्तराखंड में वो आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। नैनीताल किसने खोजा था? तो वो अगर हम देखें तो नैनीताल पी बैरन ने खोजा था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। जो कार्यशील जनसंख्या है उत्तराखंड में वो कितनी है? 38.34, और ग्राम विकास एवं पलायन आयोग जो 17 सितंबर 2017 में किया गया था गठित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, यानी कि उनकी आरक्षित है? तो आंसर देखेंगे इसका डी हो जाएगा, 84 सीट इसकी जो है रिजर्व्ड है। अगर हम एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो उनके लिए 47 सीटें जो है रिजर्व्ड है। आप मुझे बताइए कि रिजर्वेशन से रिलेटेड पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच, जब गांधी जी येरावाड़ा जेल में थे, तो गांधी जी भी बहुत ही इमोशनल थे इस टॉपिक को लेकर। तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन से ईयर में हुआ था, पूना पैक्ट का ईयर कौन सा था वो आपको बताना है। और किसी भी चीज़ के लिए आपको इमोशनल नहीं होना है। एग्जाम में भी जब आप बैठेंगे तो आप एक क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है और वो आपको नहीं आ रहा है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यार ऐसे कैसे होगा कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये नहीं सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, जो संवैधानिक सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, सचिदानंद सिन्हा। तो ये सचिदानंद सिन्हा थे। कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए कि सबसे पहले जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तब तक सचिदानंद सिन्हा थे, वो सबसे ज़्यादा उम्रदराज यानी कि एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति थे, तो उनको सर्वसम्मति से बना दिया गया था। लेकिन इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन अभी यहाँ पे फर्स्ट पूछा हुआ तो सचिदानंद सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पंचायत का इलेक्शन कौन कराता है, उसकी जो डिसीजन होती है कि इलेक्शन कराना है वो कौन लेता है? तो इलेक्शन कमीशन लेता है, यूनियन गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? तो ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है, इसका आंसर हो जाएगा सी 77 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय ने नहीं बनाया है, माफ कीजिएगा बनाया है। आपसे पूछ रहा है कि किसने बनाया है? तो यूनिक सिस्टम है जो एक विश्वविद्यालय ने बनाया, बाकी डॉस, विंडोज ये सब प्राइवेट कंपनीज है जिन्होंने इनको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ट्रांसलेटर यानी कि जो अनुवादक होता है, अनुवाद करने वाला जो एक ट्रांसलेटर होता है, उसको ट्रांसलेटर कहते हैं। तो वो क्या होता है बेसिकली? कंपाइलर, मेमोरी, एमएस ऑफिस या नन ऑफ दिस? तो वो कंपाइलर होता है। बेसिकली आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं कुछ भी यूज़ करके, लेकिन उसको कंप्यूटर को तो समझ नहीं आती है, तो जो कंपाइलर होता है वो ट्रांसलेट करता है उसको 0011010 इस तरीके के बाइनरी कोड में, तो इसलिए इसका आंसर कंपाइलर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें से कौन सा है? एमएस ऑफिस, वेब ब्राउजर, जावा, ओरेकल? तो इसमें से ओरेकल जो है RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आप बहुत ज़्यादा जब एक जैसे मान लीजिए एक टेबल आपने डेटाबेस में ये बना दी, एक ये बना दी, अब आपको इन दोनों को मिला के एक टेबल बनानी है, तो अगला टेबल जो है वो आप खुद बना सकते हैं एक क्वेरी लिख के,
और इन दोनों के टेबल के रिलेशन से एक नई टेबल आप बना सकते हैं, तो इसको रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस आपसे पूछ रहा है कौन सा है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके बिना कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, तो आपको बताना है क्या इसमें से पेरिफेरल डिवाइस है। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, प्रिंटर, तो इसका आंसर प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर अगर नहीं भी है तो भी कंप्यूटर आपका स्वचालित ढंग से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि जो आम यूजर होता है वो कौन सी मेमोरी इसमें से यूज नहीं करता है, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी। तो जो आम यूजर होता है वो रोम नहीं करता है। रोम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होता है। तो जब कंप्यूटर को आप बूट करते हैं, यानी कि जब उसका पावर बटन दबाते हैं, तो कंप्यूटर खुद ही रोम को एक्सेस करके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और तब आपको वो विंडो का सिंबल और सब कुछ दिखता है। तो उसके बाद जो हार्ड डिस्क, रैम या ये सब होता है, ये कॉमन यूजर यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में इनमें से कौन सी है, सी लैंग्वेज, जावा, एमएस ऑफिस या यूनिक्स। तो अगर हम देखें तो जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट इसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये ऊप्स ही होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग लेने के बाद सबको ऐसे लगता है ऊप्स ये मैंने क्या कर दिया। खैर मजाक की बात छोड़िए, इंजीनियरिंग भी एक बढ़िया सब्जेक्ट है, उससे भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं। हालांकि ज़्यादा इंजीनियर सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, लेकिन दैट्स अनदर मैटर। तो इसमें से जो जावा है वो ऊप्स पे बेस्ड है, सी लैंग्वेज ऊप्स पे बेस्ड नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी ऊप्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में कोई रोल प्ले नहीं करता, मेमोरी मैनेजमेंट में, प्रोसेस मैनेजमेंट में, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में या वायरस प्रोटेक्शन में। तो अगर हम देखें तो वो वायरस प्रोटेक्शन में कोई भी रोल नहीं करता, यानी कि वायरस से सुरक्षा में नहीं करता। उसके बाद डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से दी हुई में से कौन सी एप्लीकेशन जो है डीबीएमएस का यूज करता है, ठीक है। डीबीएमएस में इनमें से दी हुई में से किसका यूज होता है, मतलब डीबीएमएस में यूज होता है किसका, तो वो एसक्यूएल का होता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो बेसिकली आपसे डीबीएमएस डेटाबेस में क्या है, जैसे आपका नाम है, आपकी उम्र है, आपका पता है, आपका जिला है, ये सब है। एसक्यूएल का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 25 से 30 की उम्र में कौन कौन से लोग हैं, तो इसको हम एक क्वेरी की फॉर्म में लिखते हैं और डेटाबेस से सारा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा था, एसक्यूएल है। अगला क्वेश्चन कि इसमें फिर से वही पूछा कि कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ऊपर पूछा था कि कौन सा है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं, क्योंकि अगर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। माउस नहीं होगा तो भी चल जाएगा, प्रिंटर नहीं होगा तो भी चल जाएगा, स्क्रीन नहीं होगा तो भी चल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं लेकिन कंप्यूटर जरूर चल रहा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें से हवा दिखती नहीं है फिर भी चलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट सीपीयू का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, यानी कि सीपीयू का कौन सा पार्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी, सीआरटी, स्क्रीन प्रिंटर या कंट्रोलिंग यूनिट। तो कंट्रोलिंग यूनिट इसका मुख्यतः पार्ट होता है, मुख्य घटक जो होता है उसका कंट्रोलिंग यूनिट ही होता है, बाकी सब इसके पार्ट नहीं है। हिंदी में देख लेते हैं, कंप्यूटर की सीपीयू का मुख्य भाग जो होता है वो आपका क्या होता है, सीयू होता है। पेरिफेरल डिवाइस में से कौन सा नहीं है, वो सीपीयू नहीं है। डीबीएमएस में क्या यूज किया जाता है, एसक्यूएल यूज की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सी भूमिका नहीं करता है, वायरस से सुरक्षा नहीं करता है। कंप्यूटर में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो जावा है। और मेन मेमोरी का जो सामान्य प्रयोग करता है वो कौन सी मेमोरी का यूज नहीं करता, वो रोम का नहीं करता। पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण आपसे पूछा हुआ था तो यहाँ पे प्रिंटर हो जाएगा। आरडीबीएमएस का उदाहरण आपसे यहाँ पे ओरेकल बता दिया मैंने आपको। ट्रांसलेटर का कौन होता है, ट्रांसलेटर दिए हुए में से कंपाइलर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विश्वविद्यालय ने बनाया था तो वो यूनिक्स बनाया था। उसके बाद पंचायतों का चुनाव कराने का जो डिसीजन लिया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। और आरक्षित कितनी है अनुसूचित जातियों के लिए, 84, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी है, 47 है। ये आपको पता होना है। देख लेते हैं, आपसे पूछा हुआ है कि सोनार किसका यूज करता है, इंफ्रासोनिक साउंड का, अल्ट्रासोनिक साउंड का, ऑर्डिनरी साउंड का या लाइट का, यानी कि अपश्रय ध्वनि का या पराश्रय ध्वनि का, सामान्य ध्वनि का या प्रकाश का। तो सोनार जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करता है। जो इंसानों की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इसके नीचे की ध्वनि भी नहीं सुन सकते, इसके ऊपर की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी भी हम नहीं सुन सकते। सोनार बेसिकली करता क्या है, एक तरफ एक रिसीवर होता है और सेंडर होता है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से वो ध्वनि तरंगे भेजेगा, यहाँ से टकरा के वो वापस आएंगी। तो दिए हुए ये जो डिस्टेंस है उसको वो कैलकुलेट करता है, जाने की गति उसको पता होती है, आने का टाइम उसको पता होता है, तो इससे वो कैलकुलेट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि सामान्य वायुमंडल का दबाव कितना होता है, 70 मीटर ऑफ एचजी, 70 सेंटीमीटर, 76 पास्कल है, 76 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अल्कोहल मोर वॉलेटाइल क्यों होता है, यानी कि जो अल्कोहल होता है वो पानी की अपेक्षा वाष्पशील ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि उसके उबलने का जो वो है पॉइंट है वो पानी से कम होता है, ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। फ्रीजिंग पॉइंट उसका पानी से कम होता है या नन ऑफ दीज। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो जैसे ही अगर आप देखेंगे, आप अपने हथेली पे जब पेट्रोल को, अल्कोहल को रखेंगे तो आपकी हथेली गर्म होती है, तो उतनी ही गर्मी से वो वाष्पीभूत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि एस्पिरिन का, नॉर्मली तो हम उसको एस्पिरिन बोलते हैं, सर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, कहीं भी दर्द हुआ, ऐसे वैसे तो दवाइयाँ आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार आप एस्पिरिन खा लेते हैं तो उसका केमिकल नाम आपको भी पता होना चाहिए। उसका केमिकल नाम क्या है, एसिटाइल
सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। हालांकि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे सामान्य ज्ञान के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपसे पूछा है कि इंसुलिन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल या पैनक्रियाज। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, पैनक्रियाज करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज जो शुगर लेवल होता है, जिसको हम आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं, तो वो ग्लूकोज के मिसमैनेजमेंट से होती है। तो ग्लूकोज का लेवल मैनेज करने के लिए इंसुलिन निकालता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उसको प्रोड्यूस करके वो डायरेक्ट हमारी रक्त की जो धारा होती है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें वो उसको डाल देते हैं। तो जो पैनक्रियाज होता है वो दो तरीके के हार्मोन्स निकालता है, एक तो वो इंसुलिन निकालता है और दूसरा वो क्या निकालता है, ग्लूकागॉन। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बॉक्साइट है वो किसका ओर है, यानी कि अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो वो कौन सी धातु का अयस्क है, ठीक है, अयस्क है वो। आपसे पूछा गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर या एल्यूमिनियम, तो ये आपका एल्यूमिनियम का है, आप मुझे बताएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बॉक्साइट के ओर का। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फिजन पे यानी कि नाभिक के विखंडन पे, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन पे यानी कि कृत्रिम विखंडन पे, न्यूक्लियर फ्यूजन पे यानी कि नाभिकीय संलयन पे, या प्राकृतिक रेडियो धार्मिकता पे यानी कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पे। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो नेचुरल न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। फ्यूजन में क्या होता है, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के जब हम इसको फ्यूज करते हैं प्रेशर टेम्परेचर के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मार्श यानी कि दलदल की जो अगर हम बात करें तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है उसकी जो मुख्य घटक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कौन सी है, इथाइलिन मार्श गैस वहाँ से निकलती है। तो उसका मेन घटक कौन सा है, इथाइलिन, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। तो मीथेन से निकलती है। जब कोई चीज़ सड़ती है, दलदल में क्या होता है, चीज़ें सड़ती हैं, तो वहाँ से जो निकलने वाली है मीथेन है। ऐसी गोबर गैस में भी सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन का ही होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन से ब्लड सेल्स को हम अपने जो सैनिक बोलते हैं अपनी बॉडी का, यानी कि वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में सबसे ज़्यादा वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपसे, माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी सिटी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इनॉग्रेट या उसका इनॉग्रेशन किया गया, अहमदाबाद, भोपाल, अयोध्या, बनारस। तो ये कहाँ किया गया, बनारस में, ठीक है। जय महाकाल जो विश्वनाथ जी हैं, विश्वनाथ जी का मंदिर काफ़ी बड़ा और भव्य बनाया है वहाँ पे, तो वो आपको देख के आना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपका एग्जाम क्रैक करना चाहिए, तो इसलिए आप मन्नत भी मांग सकते हैं। अगर मन्नत मांगेंगे पूरी हो जाएगी तो जाइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमारे जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं कोविड वैक्सीन के, उनको ट्रैक करता है, आरोग्य सेतु, सीरम सिस्टम, आत्मनिर्भर सिस्टम या कोविन सिस्टम। कोविन सिस्टम ही है इसका आंसर सी। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो प्लीज़ 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 वैक्सीन ले लीजिए। वो सबसे हालांकि वॉलंटरी है लेकिन आपको ले लेनी चाहिए, मैंने भी ले ली है। सीडीएस जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी, वो उत्तराखंड के कौन से जिले से आते हैं, कौन से जिले में उनका जन्म हुआ था, तो उनका पौड़ी उत्तराखंड में जन्म हुआ था। हिंदी में देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। आपसे पूछ रहे हैं कि सीडीएस विपिन रावत जी का जन्म पौड़ी उत्तराखंड में हुआ था। जो प्लेटफॉर्म कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों को उनका ट्रैक करता है वो कोविन ऐप है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपको बनारस में मिलेगा। उसके बाद शरीर के जो सैनिक है वो डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं। मार्च जो गैस है उसका मेन घटक जो होता है वो मीथेन होता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। उसके बाद जो बॉक्साइट का जो धातु है उसका जो ओर है वो किसका ओर है, वो एल्यूमिनियम का ओर है। उसके बाद जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इंसुलिन, वो पैनक्रियाज निकालती है। उसके बाद रासायनिक रूप से अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल उसका नाम होता है। उसके बाद एल्कोहल पानी से अपेक्षा ज़्यादा वाष्पशील क्यों होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी से कम होता है। सामान्य वायुमंडल का जो दबाव होता है 76 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। सोनार जो है किसका प्रयोग करता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का वो प्रयोग करता है, यानी कि सर दिया हुआ है। चलिए आज हमने ये 100 क्वेश्चन करे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। और बाकी सारे आप हमारी जो फ्री प्लेलिस्ट है उसको आप ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ फ्री हिस्ट्री की सीरीज़, ज्योग्राफी की सीरीज़, हिंदी की सीरीज़, उत्तराखंड जीके की सीरीज़ सब चल रही हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं आता, इसलिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।